वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। आज 3-4 टॉपिक लिए हैं। से पहला है मिशन गगनयान। जो मिशन गगनयान के जो TB-D1 टेस्ट फ्लाइट है उसको जो है सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस जो फ्लाइट प्रोग्राम है उसको टेस्टिफाई करने के लिए कि ये एक टाइप का एस्केप सिस्टम है, क्रू एस्केप सिस्टम है। जब वो लॉन्च करेंगे, जब वापस आएंगे स्पेस मिशन करके, तो कैसे जो सेफली रेस्क्यू हो सकेंगे, एस्केप कर सकेंगे फ्लाइट मोड से उस वहाँ से। तो इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है ये टेस्ट? इसका नाम क्या है? TB-D1 टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, कहाँ इसके जो उद्घाटन किन्होंने किया है? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको किया है। नेक्स्ट चलते हैं कि मिशन, ये जो मिशन है इसकी जो डेफिनेशन क्या है। तो मिशन का जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो मिशन का डेफिनेशन अगर ये इसरो के वेबसाइट से ही लिया गया है। इन ए फ्लाइट अब्रॉड डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा किसका? तो एस्केप सिस्टम का। उसके मॉडल सेपरेशन ऑफ सेफ्टी एंड रिकवरी, कि ये मॉड्यूल जो तैयार किया गया कि एक सेफ्टी के पर्पज़ से कि प्रॉपर सेफली वे में उनको जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे उनको रिमूव किया जाएगा। और ये इट इज़ ए लिक्विड प्रोपोल्ड सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल। कौन सा है? लिक्विड प्रोपोल्ड जो सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल TB-D1 रखा गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का ये रहेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और एवोल्यूशन होगा कि टेस्ट व्हीकल की सब सिस्टम कैसे चल रही है। इन सबको टेस्ट बेस्ड करने के लिए, क्रू एस्केप सिस्टम को बेटर प्रोवाइड करवाने के लिए, और साथ ही साथ में कि जो डीएक्सेलरेशन सिस्टम जो होता है जो हायर एल्टीट्यूड पे, उसको भी जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा रिकवरी के टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कही गई है। ठीक है, अगला चलते हैं। फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, जो फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि इंडियन मिलिट्री के जो भी हेरिटेज है प्रीवियस के अंदर, जो भी कल्चरल है, जो भी डेवलपमेंट चीज़ें हैं, जो वो यहाँ पर शोकेस करवाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर जो एमिनेंट स्कॉलर होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, ये सारे के सारे रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, ये सभी के सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर एक तरह के एग्जीबिशन भी लगाया जाएगा। ठीक है, और अलग अलग के जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी एक पैनल डिस्कशन के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? तो फर्स्ट एडिशन जो कहेंगे कि इंडियन मिलिट्री हेरिटेज कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के अंदर एक प्रोजेक्ट जो उद्भव है ये लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो जो रक्षा मंत्री ने एक प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है, ये जॉइंट कोलैबोरेशन है किसके साथ? तो इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये इन दोनों के बीच के एक कोलैबोरेशन है। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रमोट द इंडिजिनेशन डिस्कोर्स थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंशिएंट स्ट्रेटेजिक एंड कंटेम्प्रेरी मिलिट्री डोमेन। क्यों? जो एंशिएंट टाइम में जो भी मिलिट्री के स्ट्रेटजी वगैरह यूज़ किए जाते थे और अभी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उन दोनों के जो मिक्सअप है यानी सिनर्जी स्थापित किया जाएगा उन सभी के बीच में। ठीक है, इंटीग्रेशन किया जाएगा। चलती हैं नेक्स्ट में। अगला मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा जो है जागृति अभियान चलाया गया है। तो ये जो जॉइंट सेक्रेटरी जो है इंडियन फिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने यहाँ ये लॉन्च वर्कशॉप है एक, उसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग जो है, ये कोची गुजरात के अंदर जो है, वहाँ पर ये चीज़ डेवलप की गई। कहाँ पर? तो गुजरात के अंदर की गई है। ये क्या करवाएंगे? ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पर आपकी जो भी टेस्टिमेंट वगैरह है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें शोकेस की जाएगी। लेटेस्ट अचीवमेंट क्या हुआ है, डेवलपमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएगी फिशरी से रिलेटेड और एक्वाकल्चर से रिलेटेड, ताकि फिशरी को अच्छे से जानकारी हो सके इन सभी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, और उनमें एक वैल्यू एडिशन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगे। ठीक है, एडवांस, और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें कि यहाँ पर जो एडवांस प्रैक्टिस, जैसे कि फिशरी को और अच्छे से डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ये नई और उनकी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जाए, इस टाइप के जो शोकेस वगैरह टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पर शोकेस करवाए जाएंगे और फार्मर को उन चीज़ों से अवेयर करवाया जाएगा। जो ये आउटरीच प्रोग्राम जो है ये क्या करेंगे? एक रोल
प्रमोटिंग रोल प्ले करेंगे, जिसमें कि फिशरी मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, उनका जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कैसे डेवलपमेंट किया सके, ओवरऑल जो वेलबिंग ऑफ द कम्युनिटी डिपेंडेंट ऑन द क्रूशियल सेक्टर की, उसके ऊपर जो भी लोग डिपेंडेंट है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है उसके काम की काज की चर्चा यहाँ पर की जाएगी और उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब हम इसमें चर्चा हुई है तो मत्स्य संपदा योजना के बारे में जान लेते हैं कि मत्स्य संपदा योजना है क्या। ये जो मत्स्य संपदा योजना है आपका 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब किया था? 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो ये इनका काम क्या होगा कि एक इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा अबाउट 9 ईयर। इसने क्या कि जो जागृति अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसमें जो 9 ईयर के अंदर जो अचीवमेंट किया है फिशरी सेक्टर के अंदर, उस चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पर शोकेस किया है। इससे ये फाउंड इट हुआ है कि लगभग 2.8 करोड़ जो फिश फार्मर है, और उसमें से अगर देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास आपके जो फीमेल वर्कर हैं और 1.56 जो करोड़ अगर दिखेगा तो मेल वर्कर है। तो यानी थोड़ा हल्का सा जो है मेल फार्मर जो है फिश रिलेटेड से सेक्टर से ज़्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीज़ हो गई, जो फिश फार्मर हो गया, वर्कर हो गया, एसजीजी हो गया, एफपी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, इन सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करके टोटल जो है लगभग 2.8 करोड़ फिश फार्मर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये मेन पर्पज से हो जाए कि सिग्निफिकेंस के ब्लू इकोनॉमी को जो डेवलप किया जाए, ब्लू इकोनॉमी भी साइन की गई है बहुत सारे देशों के साथ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर, तो फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर के सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का? तो फूड प्रोडक्शन का, न्यूट्रिशन का, एम्प्लॉयमेंट का, इनकम और फॉरेन एक्सचेंज। आपका ये इनकम तो बढ़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज की अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर हम डेवलप करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका जो क्या होगा, ये एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो इससे क्या होगा, हमारे पास रेवेन्यू आएगी। रेवेन्यू आएगी मतलब कि कौन से, तो जो भी ट्रेड होता है इंडिया के अंदर वो डॉलर के अंदर होता है। तो डॉलर आएगा तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज में जो हमें हेल्प मिलेगा और हमारे पास जो रहेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में डॉलर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में के भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रमोटिंग द प्रोवाइड लाइवलीहुड। तो ये जो लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट है, जो बहुत लगभग जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि लगभग 2.8 करोड़ फिश फार्मर को एक लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे अपने डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो एड्रेस द चैलेंज ऑन द ग्राउंड इशू, कि इस जो 9 सालों के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया है कि ग्राउंड लेवल पे जो भी इशू है उसको टैकल करने के लिए कही गई है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग इन फिशरी से रिलेटेड कुछ चलते, तो सबसे ज़रूरी होता है कि फिशरी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पल्स ऑफ द फिशरी कि फार्मर और जो फिशरी से रिलेटेड जो एसोसिएटेड वर्कर हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, तो उसको जो ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? तो ये जो लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इनका जो मेन एम था क्या था कि जो फिशरी फार्मर जो है उनके इनकम को डबल करना है। साथ में ये ग्रीन जो ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ब्लू रेवोल्यूशन को लाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एक और भी एम है कि जो हमें जो फिशरी डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल वे में करना है, ताकि इन्वायरमेंटल जो लॉसेस वगैरह है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारी, बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना हो सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए लगभग इन्वेस्टमेंट कितना कहेगा, तो 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगभग की गई है इसके अंदर। अब ये जो स्कीम लॉन्च किया गया था पीएम संपदा योजना, तो पीएम संपदा योजना जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब होता है कि बहुत सारी स्कीम एक साथ इसके अंदर मर्ज होते हैं, तो इसको कहा जाता है अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, तो ये जो भी स्कीम होते हैं दो टाइप की मेनली अगर देखते हैं तो सेंट्रल, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर क्या होता है कि लगभग 90% जो शेयर होता है, कॉस्ट जो भी होती है इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बियर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है। फिर जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है उसके अंदर जो होता है वो रेशो डिवाइड
होता है, कभी 60-60 का होता है, 19-10 का होता है। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में, लोकेलिटी में, किस स्टेट में करे तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अगर कहिएगा तो पूरी की पूरी 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है आपकी, ये दोनों स्कीम से, कुछ जो स्कीम की जो प्रोविज़न है वो सेंट्रली स्पॉन्सर है और कुछ स्कीम जो है जो सेंट्रल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन मेघचक्रा, अभी हाल ही में सीबीआई ने एक ऑपरेशन मेघचक्रा किया है लगभग 20 स्टेटों से ज़्यादा स्टेट के अंदर, जिसके अंदर जो चाइल्ड अब्यूज़ जो है, मैरिड जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल जो रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे जांच पड़ताल की और बाकी जो भी दोषी हैं उनको जो है अरेस्ट किया गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव कहाँ इनपुट कहाँ से मिला था, तो इनको जो इंटरपेनल और इंटेलिजेंस जो है इनकी विंग जो ऑपरेशन चक्र जो चलाया गया था लास्ट ईयर, तो उसके वहाँ से इन्होंने इनपुट लेके इस अभियान को ऑपरेशन चक्रा चलाया गया था। तो ऑपरेशन कार्बन जो है 2021 में चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। कब? तो 2021 में ये लगभग 76 लोकेशन पे रेड किया था, जहाँ से जो बहुत सारे पर्सनों को अरेस्ट किया गया था और जो भी इलीगल एक्टिविटी वगैरह होती है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज हो गया, चाइल्ड सेक्स हो गया, इन सभी चीज़ों को रोक जो जारी कर रखे थे, उन सब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी उस समय में। चलिए नेक्स्ट है अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ यानी सीबीआई क्या है? तो सीबीआई एक जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जो पेंशन ग्रीवेंस है उसके अंदर ये आते हैं और इनको जो पावर मिलती है तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो 1941 का था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में अमेंड करके इसमें जो किया गया है तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 जो है, जो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अंतर्गत आता है, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो पावर और प्रोसीजर ये ली जाती है। अगला है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप। तो फोर्थ एग्रीकल्चर कृषि रोड मैप जो है अभी प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है पटना के अंदर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलपमेंट है, बिहार ने कैसे कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत सारी तरक्की की है। तो जैसे कि अगर अभी जो इकॉनमी सर्वे आया उसके एस्टिमेट देखें तो उन्होंने ये इस बात के भी जिक्र किया है कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर हम इकॉनमी सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 21.22% जो है प्राइमरी सेक्टर का है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आपका एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी बताइए? 21.22%। लेकिन इसमें भी देखें तो एग्रीकल्चर जो है 11.1% सिर्फ एग्रीकल्चर का शेयर जो है जो जीडीपी के अंदर है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर मैंने एक मीन्स का प्रॉपर आंसर तैयार किया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक साइंटिस्ट की बात कही है कि नोबेल प्राइज साइंटिस्ट, उन्होंने कहते हैं नालंदा जो है कि जो किसान है ग्रेटर दैन द साइंटिस्ट है। ये ऐसी चीज़ें जो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर चर्चा की है। इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा की गई है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इससे क्या होगा कि एडवांटेज मिला है कि जो राइजिंग डिमांड है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, न्यूट्रिशेबल जो फूड्स है वो हमें अवेलेबल होंगे, कॉस्ट जो प्राइस होगा उसका कम जाएगा। जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो बिहार गवर्नमेंट चला रही है गंगा रिवर के किनारे, तो वो उन्होंने इन सभी चीज़ों ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्टअप दिया है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये मेजर प्रॉब्लम क्या क्या एसोसिएटेड है अनकॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो कुछ देर के बाद मैं अपलोड करूँगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, कि और ये क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं मेंस के जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग है उसके अंदर इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आप आके देख सकते हैं। इन्होंने जो चर्चा की है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो इन जो फूड एग्रीकल्चर की बिहार के एग्रीकल्चर पर जो इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि अभी जो बहुत सारे लेस रेनफॉल हुआ एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कही पॉन्ड वगैरह जो होती है, वाटर कंजर्वेशन जो होती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि क्लाइमेट का सबसे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है वो पुअर जो हमारे होते हैं उनको झेलना पड़ता है क्लाइमेट का। ठीक है, उसके बाद जो क्या क्या एग्रीकल्चर कैसे इसको चेंज किया जा सकते हैं, सेटअप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें मैं मेंस के जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं इस सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।